Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 5th of September 2020 Saturday. Let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is if people are doubting how far you can go so far that you can't hear them anymore. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Voda Idea Board clears रुपीज़ 25K करोड़ फंड रेजिंग प्लान। वोडाफोन आइडिया ने फ्राइडे को डिक्लेयर किया है एंड डिसाइड किया है दैट कंपनी इज गोइंग टू रेज अप्रॉक्सीमेटली 25,000 करोड़ बाय द वे ऑफ शेयरिंग ऑफ इट्स शेयर थ्रू सेल and debt from new investor even as its UK parent has planned to stay aloof. Aloof means अलग रहना। तो वोडाफोन आइडिया की जो यूके पेरेंट कंपनी है वो फिलहाल के लिए इस फंड रेजिंग प्रोसेस से अलग है। तो जो इंडिया की कंपनी है दैट इज आदित्य बिरला ग्रुप ABJ दैट इज गोइंग टू रेज द फंड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 25,000 करोड़। वोडाफोन PLC जो कि यूके पेरेंट कंपनी है दैट क्लियरली स्टेटेड दैट देयर पोजीशन हैज नॉट बीन चेंज। वोडाफोन ग्रुप डज नॉट इंटेंड टू पुट एनी अदर इक्विटी इनटू वोडा आइडिया। Therefore, the UK parent company is not going to participate in this fundraising process. तो जो इंडिया की पेरेंट कंपनी है ABJ एक्चुअली वो ही ये फंड रेजिंग के प्रोसेस को करने जा रही है। सो फ्राइडे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ के इक्विटी शेयर सेल करके और 15,000 का पब्लिक ऑफर या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के थ्रू जो इंडियन पेरेंट कंपनी है वोडा आइडिया की दैट इज गोइंग टू रेज द फंड। और ये दोनों ही प्रपोजल जो वोडा आइडिया की अपकमिंग AGM मीटिंग है एनुअल जनरल मीटिंग ऑन September 30 उसमें डिसीजन होगा कि किस तरीके से इस फंड को रेज किया जाए, कितना पोर्शन किस मोड के थ्रू किस रोड के थ्रू रेज किया जाएगा। हालांकि जो मैक्सिमम अमाउंट है दैट इज़ फिक्स 25,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड रेज नहीं होगा। और अभी से ही कंपनी ने इस बात की तैयारी कर ली है। कंपनीज प्रमोटर्स आर इन टॉक विद बेसिकली US बेस्ड इन्वेस्टर। हालांकि अभी उस डिस्कशन में कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिया गया है। ऐसा कोई भी US बेस्ड इन्वेस्टर सामने नहीं आया है जो कि इस फंड रेजिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने को तैयार हो। जो फर्दर डिसीजन है वो कंपनी की AGM में होंगे। और अगर हम फाइनेंशियल मेट्रिक्स की बात करें वोडाफोन आइडिया के तो हम सभी को पता है बिकॉज ऑफ द AGR, बिकॉज ऑफ द ऑपरेशनल इनसफिशिएंसी एंड ड्रास्टिक चेंज इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री, ऑल दीज फैक्टर्स हैव क्रिएटेड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वोडा आइडिया, जिसकी वजह से जून 2019 से आप देख सकते हैं पैट जो है वोडा आइडिया का वो नेगेटिव ही रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इफ यू कैन सी दैट इज इन नेगेटिव डोमेन। और वोडाफोन आइडिया के शेयर्स भी बहुत पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इफ़ यू रिमेंबर कल ही हमने डिस्कस किया था कि अमेजोन और वर्जियन जैसी कंपनीज इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इनटू वोडाफोन आइडिया, जिसकी वजह से 27% तक शेयर हाइक हुआ था वोडा आइडिया का, लेकिन दैट वाज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट वन। तो AGR का जो वर्डिक्ट आया उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन जितनी भी कंपनीज हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला है, स्पेशली वोडाफोन आइडिया को। तो इस जो AGR का वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट के, इस वर्डिक्ट के बाद वोडाफोन आइडिया इज लुकिंग फॉर अ स्ट्रैटेजिक शिफ्ट। दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू रेज द फंड इन ऑर्डर टू सेल थ्रू दिस डिफिकल्ट प्रोसेस। हो सकता है फ्यूचर में हमें कुछ टाई अप्स भी देखने को मिले। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। स्टार्टअप लोन्स अप टू ₹50 करोड़ नाउ अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो गाइडलाइंस है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर के PSL को लेकर के उसको रिवाइज किया है और फ्राइडे को ये अनाउंस किया है कि जो लोन है अप टू 50 करोड़ टुवर्ड्स स्टार्टअप्स दैट वुड क्वालिफाई द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। PSL के लिए क्वालिफाई करेगा 50 करोड़ रुपीस तक का लोन जो बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए लिया गया है, स्पेशली फॉर रिन्यूएबल एनर्जी यूज्ड इन एग्रीकल्चर, एंड दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप टेकन बाय RBI. The central bank also doubled the overall limit for such renewable energy and healthcare as part of its revision to priority sector lending guidelines. तो health sector, renewable energy, startups इन सब को लेकर के recently RBI ने अपनी जो priority sector lending के guidelines हैं उनको align किया है, and
उनको चेंज किया और बेसिकली उसका जो एम ये है कि जो कंट्री की इमर्जिंग नेशंस जैसे इंडिया जैसे कंट्री की जो इस समय की नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स को अलाइन किया जा सके। अभी तक की जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग थी उसमें बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन्स ही इंक्लूड होते थे, और एज पर द आरबीआई गाइडलाइन हर बैंक, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो चाहे वो आरआरबीज हो, उनके लिए कुछ लिमिट सेट होती थी कि उनको अपने टोटल क्रेडिट कार्ड एक लिमिट में, एक परसेंटेज में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी ही करनी है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देना ही देना है। कुछ एग्रीकल्चर हो गए, एमएसएमईज हो गई, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स में आते थे। रिसेंटली जो आरबीआई ने चेंज किया है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी और जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया है। तो आरबीआई का ये कहना है कि इमर्जिंग नेशंस की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस करने के लिए, ज़्यादा प्रमोट करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इस तरह की चेंजेस या रिवीजन बहुत ज़रूरी थे। इसीलिए आरबीआई ने बेटर क्रेडिट पेनिट्रेशन के लिए स्पेसिफिकली ऐसे एरिया जो क्रेडिट डेफिशिएंट थे, जस्ट लाइक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, वीकर सेक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे सेक्टर्स में क्रेडिट को बूस्ट करने के लिए रीसेंट रिवीजन किया है इनटू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आरबीआई ने अगर इन सारे सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ला दिया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर जो हैं, स्टार्टअप्स, उन सबको अगर प्रायोरिटी सेक्टर में ला दिया तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर हम बहुत सिंपल टर्म में समझें कि इसका इम्पैक्ट है, अगर रिन्यूएबल एनर्जी या स्टार्टअप्स को पीएसएल के अंडर आरबीआई ने ला दिया तो उससे ये होगा कि अब जितने भी स्टार्टअप्स हैं, स्पेसिफिकली जो रिन्यूएबल एनर्जी के केस में हैं या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, मार्जिनलाइज या स्मॉल फार्मर्स के लिए हैं, उनको बैंक से इजी क्रेडिट मिलेगा, इजी लोन मिलेगा, और जो लोन मिलेगा वो भी सब्सिडाइज रेट पर होगा। लोन पर जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी सब्सिडाइज। कभी कभी गवर्नमेंट भी इसमें सबवेंशन के प्रोग्राम या स्कीम लाती है इन ऑर्डर टू बूस्ट अप द क्रेडिट पेनिट्रेशन, जिससे कि लोन की अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो जाएगी स्टार्टअप्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के जो और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए, और इस सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। मीन्स जो मार्जिनलाइज सेक्टर्स थे, जो अभी तक जिनमें क्रेडिट एफिशिएंसी नहीं थे, क्रेडिट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं था, लिक्विडिटी की वजह से, क्रेडिट के लैक की वजह से ये सेक्टर डेवलप नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी हो चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनमें इनिशियल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा पैसा या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत या फंड की ज़रूरत होती है। तो कई बार ऐसा होता था कि बहुत सारे वायबल बिजनेस होते थे, बट चूँकि उनको फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता था, फंड अवेलेबल नहीं होता था, जिसकी वजह से बहुत सारे वाइबल बिजनेस प्लान भी फ्लॉरिश नहीं कर पाते थे, डेवलप नहीं हो पाते थे। बट अब जबकि आरबीआई ने इन सारे सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ला दिया है, तो इन सारे सेक्टर में भी लोन अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, फाइनेंस अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा। अगर हम बात करें आरबीआई के, तो आरबीआई ने लास्ट टाइम प्रायोरिटी सेक्टर रिवीजन फाइनेंशियल ईयर 2015 में किया था, तो 5 साल बाद आरबीआई ने अपने प्रायोरिटी सेक्टर में रिवीजन किया है। इन द लेटेस्ट रिवीजन, बैंक्स हैव बीन टोल्ड टू earmark 10% of their loan books for advances towards small and marginal farmer as against 8% now। तो पहले जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में 8% का जो earmark सेट था फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, अब उसको बढ़ा करके 10% तक कर दिया गया। आज का आपका क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे जितने आरआरबीज हैं, जो रूरल बैंक्स हैं, इनमें कितने परसेंटेज फिक्स होता है फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए आरआरबीज में कितना ईयरमार्क होता है, आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। रिसेंटली जो आरबीआई ने चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग कॉमर्शियल बैंक्स जो अभी तक 8% तक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में मार्जिनल और स्मॉल फार्मर को लोन देते थे, अब वो उनको 10% तक करना पड़ेगा for their advances. The central bank has also told bank to ensure that the district or the sector that don't get adequate credit should witness more lending activities। Means ऐसे सेक्टर, सबटल एरियाज़ या ऐसे डेमोग्राफिक एरियाज़ या डिस्ट्रिक्ट या गांव, विलेज जहां पर बहुत कम क्रेडिट पेनिट्रेशन था, फार्मर्स हो चाहे वो स्टार्टअप्स हो, जहाँ पर उनको लोन की फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी बिकॉज ऑफ एनी
एनी रीज़न, मे बी वहाँ कोई बैंक की ब्रांच ना हो या वहाँ कोई आरआरबी ना हो, तो अब सेंट्रल बैंक ने जो रिवीजन किया उसमें ये इंश्योर किया है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो इस बात को अश्योर करें कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर एडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी पहले, अब उन डिस्ट्रिक्ट या उन सेक्टर्स को भी क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए, एंड इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स की वो अच्छा पेनिट्रेशन करें। तो अगर आप इन सारे रिविजन्स को देखें तो कहीं ना कहीं ये रिवीजन बहुत इंक्लूसिव फॉर्म में लाए गए हैं कि ऐसे सेक्टर जो मार्जिनलाइज थे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो मार्जिनलाइज थे जहाँ पर फैसिलिटी नहीं थी लोन की, उनको भी इंक्लूड किया जाए। कंट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो दिस रिवीजन इज़ मोर फाइनेंशियली इंक्लूसिव दैन द प्रीवियस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस। दीज आर लिटिल हाईलाइट्स जो कि एक्चुअली चेंजेस लाए हैं आरबीआई ने। हायर वेटिंग असाइन फॉर लेंडिंग टू नेग्लेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्टर, मीन्स जो डेमोग्राफिक एरिया है नेग्लेक्टेड जहाँ पर क्रेडिट नहीं अवेलेबल था उनको भी, और सेक्टर्स दोनों को ही इंक्लूड करने की बात करी गई है। लेंडिंग टारगेट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज। हायर क्रेडिट लिमिट फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। लोन लिमिट्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ बीन डबल। जो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी, हाइड्रो, इन सब के केस में जो स्टार्टअप्स हैं, इन सब के केस में जो लोन चाहिए होते हैं उनको भी अब डबल लोन की फैसिलिटी विद अ चीपर इंटरेस्ट रेट अवेलेबल होगी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो लोन लिमिट थी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, उसको भी डबल कर दिया है, जिससे कि ज़्यादा फंड फ्लो होगा इन सारे सेक्टर्स में। तो जो स्टार्टअप्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनमें फाइनेंशियल क्रंच की कंडीशन नहीं आएगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1, जीएसटी रेट कट ऑन कार्ड्स फॉर ऑटोमोबाइल्स। कल सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की 60th एनुअल कॉन्क्लेव था, जिसमें हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और प्रकाश जावड़ेकर ने पार्टिसिपेट किया था। उनको इनविटेशन था। उन्होंने उस कॉन्क्लेव में कुछ मेजर्स, पॉसिबल मेजर्स अनाउंस किए हैं दैट कुड बी टेकन इन ऑर्डर टू रिवाइव द ऑटोमोबाइल सेक्टर। जैसा कि हम सभी पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि इस कोविड-19 की सिचुएशन या इस कोविड-19 के वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर की परफॉर्मेंस ख़राब हुई है। अगर आप इकोनॉमी से थोड़ा भी अटैच हैं, आप थोड़ा भी अवेयर हैं, तो आपको पता होगा कि इवन कोविड के पहले भी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर था वो बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहा था। सेल बहुत कम थी, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल्स कंपनीज जो थी वो रूरल एरियाज़ की तरफ ज़्यादा मूव कर रही थी। रूरल एरिया की जो रूरल इकोनॉमी है उसकी सेल पर ज़्यादा फोकस कर रही थी। इफ़ यू रिमेंबर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस न्यूज़ कि कोविड से पहले भी इंडियन इकोनॉमी वॉज नॉट इन वेरी गुड सिचुएशन। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑटोमोबाइल, हॉस्पिटैलिटी, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। और उसके बाद इस कोविड-19 की पैंडमिक की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। तो पहले से ही वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में नहीं था, रिसेशनरी कंडीशंस ब्लो कर रही थी। ऊपर से कोविड-19 पैंडमिक का जो इम्पैक्ट पड़ा, उसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडिया में बहुत वर्स्ट कंडीशन में है। तो फ्राइडे को सेंटर ने अश्योर किया है दैट सेंटर इज़ गोइंग टू टेक सर्टेन पॉसिबल मेजर इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड रिवाइव द ऑटोमोबाइल सेक्टर। और उसमें मेजर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं वो क्या हैं? स्क्रैपेज इंसेंटिव स्कीम और रिडक्शन इन जीएसटी रेट। तो रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होने वाली है उसमें अब जीएसटी, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर पर जीएसटी लगने वाली है, उसमें हमें कमी देखने को मिल सकती है, रिडक्शन देखने को मिल सकता है। तो गवर्नमेंट का बेसिक फोकस ये है कि बाय रिडक्शन ऑफ जीएसटी और बाय स्क्रैपेज इंसेंटिव स्कीम, डिमांड इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर शुड बी posed immediately, then only automobile sector can be revive। और इसके लिए अश्योरेंस भी दिया है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने ऑन 60th कॉन्क्लेव ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर।
And minister have also indicated that council would consider the industry demand of 10% GST cut across the categories of vehicles. तो GST स्लैब में जो कटिंग है वो 10% तक देखी जा सकती है. करंटली जो GST स्लैब है ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो 5% से लेकर 28% तक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ व्हीकल कि आप 2 व्हीलर ले रहे हैं कि 3 व्हीलर पे जा रहे हैं, 4 व्हीलर पे जा रहे हैं, किस सेगमेंट पे जा रहे हैं, कंप्रेस सेडान, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो GST स्लैब है इसकी रेंज है 5 to 28%. तो अप्रॉक्सीमेटली 10% का रिडक्शन देखने को मिल सकता है अक्रॉस all the categories as per the indication given by the प्रकाश जावड़ेकर. तो अगर ये सारे मेजर्स आते हैं तो इट विल बी द ग्रेटेस्ट रिलीफ फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर इन दिस पैंडमिक सिचुएशन. अगर हम ऑटोमोबाइल के सेल के ट्रेंड की बात करें तो हम देख सकते हैं ये 2 व्हीलर का ट्रेंड है. द रेड ग्रीन इंडिकेट द 2 व्हीलर सेल ट्रेंड, रेड इंडिकेट द पैसेंजर व्हीकल एंड द ब्लू इज़ ऑल अबाउट कॉमर्शियल. और इस पैंडमिक की सिचुएशन हमने कई बार डिस्कस किया है कि 70 to 90% सेल अफेक्टेड हुई थी केवल कोविड-19 की पैंडमिक की सिचुएशन की वजह से. और इससे पहले जो प्रॉब्लम्स थी सेल डाउन था वो अलग, जिसकी वजह से इस समय जो वर्स्ट कंडीशन में ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है अपनी हिस्ट्री की वर्स्ट कंडीशन में इन केस ऑफ इंडियन मार्केट. एंड दैट situation actually require the possible measure and the supportive measure in order to assure the revival. और जैसा कि क्लियरली मारुति सुजुकी इंडिया के MD और CEO ने कहा है कि द इंडियन ऑटो इंडस्ट्री इज़ फेसिंग वन ऑफ द टफेस्ट टाइम इन द हिस्ट्री एंड नीड गवर्नमेंट सपोर्ट. और जिसके लिए गवर्नमेंट ने भी इंडिकेशन दिए हैं कि दैट गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक द ऑल पॉसिबल मेजर. इवन गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो गोइंग टू लिंक द ऑटो कॉम्पोनेंट अंडर द न्यू PLI स्कीम. PLI स्कीम पता है आपको, हमने डिस्कस किया है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्कीम. तो जो ऑटो कॉम्पोनेंट के सेक्टर है उसको PLI स्कीम से लिंक करने जा रही है, जिसकी वजह से लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी बूस्ट होगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी रिवाइव करेगा. तो PLI स्कीम से लिंक कर देंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर को, GST रेट कम कर देंगे, स्क्रैपेज इंसेंटिव स्कीम्स, इस तरह के कई सारे पॉसिबल मेजर्स आगे आने वाले टाइम में हमें दिख सकते हैं, जिससे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो थोड़ा सा रिवाइव होगा, उसको सपोर्ट मिलेगा. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6. कोविड सेल ऑफ ईट्स इनटू EPFO इक्विटी रिटर्न. The Employee Provident Fund Organization investment in equity market yielded negative return in financial year 2019 and 20 as per the official data. तो official data के according EPFO का जो investment रहा equity market में उसने इस financial year में negative return generate किए हैं. The investment accrued a return of -8.3% in financial year 20 and that is down to 14.7% in financial year 19. तो financial year 19 के से बहुत कम है, उसके कंपैरिजन में 14.7 का रिडक्शन देखने को मिला है. इवन financial year 20 में ये निगेटिव टेरिटरी में रहा है EPFO का रिटर्न, दैट इज़ -8.3%. इसका बेसिक रीज़न तो कोविड-19 रिलेटेड ही है, बट अगर हम बहुत स्पेसिफिक रीज़न की बात करें तो मार्च के ड्यूरेशन में जो अनप्रेसिडेंटेड सेल ऑफ हुआ था इन केस ऑफ इक्विटी मार्केट, जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी इन्वेस्टर थे इक्विटी मार्केट में उनके रिटर्न बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे. हालांकि अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स की बात करें तो उसमें स्लम 23% का था फॉर इंटायर ईयर. द इंडेक्स ड्रॉप एट 24%. तो ऑलरेडी बेंचमार्क जो सेंसेक्स है उसमें ड्रॉप देखने को मिला है. मार्च में जो सेल ऑफ हुआ था उसकी वजह से जो इक्विटी रिटर्न थे मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स के वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे. ऑल्दो सेंसेक्स और अगर EPFO इक्विटी रिटर्न की बात करें तो EPFO का इक्विटी रिटर्न थोड़ा सा फेवरेबल है इन कंपैरिजन टू सेंसेक्स, बट अपने ही कुछ डेटा के कंपैरिजन में अगर इसके EPFO का प्रीवियस ईयर के रिटर्न की कंपैरिजन करें तो उसके कंपैरिजन में EPFO के इक्विटी रिटर्न निगेटिव टेरिटरी में है. स्पेसिफिकली EPFO का जो इक्विटी रिटर्न रहा है दैट वाज लिटिल बिट स्क्यू टूवर्ड्स द CPSEs and Bharat 2020 ETF. And because of CPSE and Bharat 2020 EPF, the equity returns were negative and that was an important concern for एनालिस्ट की. CPSE और भारत 2020 जो ETF थे उसकी वजह से
ये ईपीएफओ का जो कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ईपीएफओ ने इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 31,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था ईपीएफओ ने इनटू इक्विटी मार्केट। अगर हम इस रिटर्न को ग्राफ में देखना चाहते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं सीपीएससी और भारत 2020 ईटीएफ जो रहा है उसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट शो किए हैं। इसीलिए जो लाइन लिखी हुई थी यहाँ पर कि स्क्यू टूवर्ड सीपीएससी ईटीएफ एंड भारत 2020 ईटीएफ, इसकी वजह से ईपीएफओ का जो रिटर्न रहा है वो बहुत स्क्यूड रहा है। एंड वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस ईपीएफओ एंड ईटीएफ जो भारत 2020, बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंड। ईपीएफओ जो रिटायरमेंट फंड है, अगर आप कहें तो कल ही हमने डिस्कस किया था, जिसको कंट्रीब्यूशन से लिंक किया गया है पेंशन फंड को। तो ईपीएफओ एक रिटायरमेंट फंड होता है जो बेसिकली जो फॉर्मल सेक्टर के लेबर हैं इसमें कंट्रीब्यूशन सबमिट करते हैं और ईपीएफओ पूल्ड फंड को डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट एरिया में इन्वेस्ट करता है और जिससे रिटर्न मिलता है और उस रिटर्न को बाद में एज ए रिटायरमेंट फंड जो वर्कर जब रिटायर होते हैं तो उनको दिया जाता है। तो इसीलिए अगर ईपीएफओ खुद का जो रिटर्न है वो नेगेटिव रहा है, दैट इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर ईपीएफओ एज वेल। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 8, इंडिया टू एम्पावर सिटीजन विद कंट्रोल ओवर यूज ऑफ पर्सनल डेटा. And this is one of very significant and important news, even from the point of view of the examination and from the point of view of the awareness. Now Indian government is going to launch the data empowerment and protection architecture, DEPA, and this policy is going to give the right to the user or the citizens to have control over their data, whether they want to share with their data or not, so that it will ensure the privacy of data, जो कि data privacy कई सालों से इंडिया में एक बहुत important concern बना हुआ है प्राइवेसी फंडामेंटल राइट के इशू पर भी और एमएनसीज के साथ भी ये डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ। तो फाइनली इंडियन गवर्नमेंट डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर के साथ आ रही है। एंड द फ्रेमवर्क एम्स टू बी पब्लिक प्राइवेट एफर्ट्स फॉर न्यू एंड इम्प्रूव्ड डेटा गवर्नेंस अप्रोच, एंड द पॉलिसी थिंक टैंक दैट इज नीति आयोग हैज ऑलरेडी सॉट सजेशन ऑन DEPA ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स बिफोर अक्टूबर। तो पब्लिक डोमेन में ये ड्राफ्ट डाल दिया गया है फॉर सजेशन एंड रिकमेंडेशन, और अगर ये ड्राफ्ट अप्रूव होता है तो दिस विल बी द न्यू पब्लिक एंड प्राइवेट एफर्ट फॉर इंश्योरिंग द डेटा प्राइवेसी एंड इम्प्रूव डेटा गवर्नेंस अप्रोच इन इंडिया। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो डेटा फ्रेमवर्क है, डेटा गवर्नेंस का अप्रोच है, ये इसी साल लॉन्च कर दिया जाए। नंदन लेनकाली, द आधार आर्किटेक्ट एंड द इन्फोसिस को-फाउंडर, said that DEPA draft is out now. India is taking the historic step towards empowering individual with control over personal data by operationalizing an evolvable regulatory, institutional and technological design for data sharing. अब इंडिविजुअल जो भी नेट पे या इंटरनेट पे अपना काम करते हैं उनके पास इस बात की अथॉरिटी होगी, इस बात का राइट होगा whether they want to share their data with the companies or the service provider or not, जिससे कि कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन वो अपनी सिक्योर कर सकते हैं। अभी इस तरह का कोई फ्रेमवर्क एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे इश्यूज जनरेट होते हैं डेटा प्राइवेसी को लेकर के, डेटा शेयरिंग को लेकर, डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के, और डेटा जहाँ सेव किया था डेटा सर्वर उसको भी लेकर के। और आप सबको पता होगा एक हिस्टोरिक केस आधार को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी डेटा प्राइवेसी को ही लेकर के। तो फिलहाल के लिए इस डेटा DEPA फ्रेमवर्क पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है और पब्लिक कमेंट भी मांगे गए हैं। तो कुछ अगर हाइलाइट्स की बात करें तो हाइलाइट्स DEPA पॉलिसी के या फ्रेमवर्क के ये होंगे दैट इट विल be a public-private efforts to improve the data governance. It empowers people to seamlessly and secure access to their data and share it with the third party institution. तो उसमें consent manager होगा, एक जो consent manager अगर
कोई भी यूज़र अपना डेटा शेयर करना चाहता है तो उसको पहले कंसेंट मैनेजर को कंसेंट देनी पड़ेगी दैट ही और शी इज़ रेडी टू शेयर इट्स डेटा with the third party. Then only any third party institution can use the data of particular user, and this framework will enable the small scale business to assess affordable loans, insurance and better financial management product easily. DEPA is also being piloted in the health sector in 2020 and being launched in the telecom sector. तो जिस तरह से डेटा का आगे यूज़ होने वाला है, डेटा कंपाइलेशन होने वाला है, आगे आने वाला टाइम डेटा माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो इस तरह का जो फ्रेमवर्क है, पॉलिसी फ्रेमवर्क, दैट इज़ मच नीडेड स्पेसिफिकली कंट्री लाइक इंडिया वेयर डेटा प्राइवेसी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट एज सेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो DAPA पॉलिसी जो पहले वो हेल्थ सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर से इंक्लूड करी जाएगी एंड दैट विल बी द हिस्टोरिक स्टेप एज पर द नंदन नीलकानी. और आप याद रखेंगे इनको आधार का आर्किटेक्चर भी बोला जाता है. नंदन नीलकानी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. कभी कभी एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि हु इज कॉल्ड एज आधार आर्किटेक्चर, तो इसको आप याद रखेंगे. नीलकानी इज वन ऑफ द इंडस्ट्री लीडर along with top financial institutions and government department involved with the providing insight to build the framework, and he is one of the very important person जो कि फिलहाल के लिए इस DEPA पॉलिसी या ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं. अब देख लेते हैं some other news clips. Bengaluru bucked trend, sees tax mop up growth. In the run up to deadline for paying the advance taxes, India's Silicon Valley has emerged as one of the lone bright spot in the direct tax collection trend. तो एडवांस टैक्स पेमेंट के केस में बेंगलुरु ने सबसे आगे या नंबर 1 पोजीशन होल्ड करी है, फॉलोड बाय मुंबई, नागपुर, जयपुर, भोपाल, हैदराबाद, पटना, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, कोचीन एंड कोलकाता. और अगर हम डेटा देखें तो इट इज़ द ओनली बेंगलुरु दैट हैज़ एक्चुअली गिवन द टैक्स कलेक्शन. बाकी इसके बाद जितने भी जो सिटीज़ हैं, मुंबई हो चाहे नागपुर हो, सब ने कोविड-19 में निगेटिव टैक्स कलेक्शन रजिस्टर किया है, मीन्स उनका टैक्स कलेक्शन फॉल किया है. केवल बेंगलुरु ही एक ऐसा ब्राइट स्पॉट है जिसने 7% का इंक्रीज रजिस्टर किया है इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स मॉप अप, एंड दैट इज़ अ वेरी important news. With technology company largely unaffected by COVID-19 lockdown, Bengaluru has posted a 7% increase in direct tax mop-up as against a 30% decline in the overall collection as of September 2. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. चाइनीज ऐप बैन में डेंट टेंसेंट इंडियाज रेवेन्यू. जैसा कि कल हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट वेव में जो 59 चाइनीज़ ऐप बैन हुए थे, इसके बाद मोर देन 100 चाइनीज़ ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिए. कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि दैट बैन ऑफ एप्लीकेशन, स्पेशली चाइनीज़ एप्लीकेशन, इज़ नॉट गोइंग टू हैव एनी मटेरियल इम्पैक्ट ऑन टेंसेंट लाइक बिग कंपनीज. बट इन दिस न्यूज़ इट हैज़ बीन कवर्ड दैट द Chinese application ban in India is definitely going to affect the Tencent India revenue. The government recent ban on PlayerUnknown's Battleground PUBG, the most popular gaming app in the country beside 117 other Chinese apps, is expected to make a major dent into Chinese technology conglomerate Tencent holding India revenue. तो जो एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि टेंसेंट जैसी बड़ी कंपनीज पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस तरह का बैन का, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर ऑल दीज एप्लीकेशन. अगर हम ऐप्स की बात करें, रैंकिंग ऑफ ओवरऑल ऐप्स इन इंडिया बेस्ड ऑन रेवेन्यू, तो पबजी का जो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा इंडिया से आता, देन फ्री फायर, हॉटस्टार, टिंडर, कॉइन मास्टर, ट्रू कॉलर एंड यूडेमी. नंबर 1 पे पबजी है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग ऑफ ओवरऑल एप्स इन इंडिया बेस्ड ऑन रेवेन्यू. कंपनीज की बात करें तो टेंसेंट, देन सिया, गूगल, फॉलोड बाय अदर कंपनीज. तो टेंसेंट का भी रेवेन्यू डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा जब उसका इंडिया जैसा मेजर मार्केट जहां पर उसके पर्टिकुलर एप्लीकेशन या उसका प्रोडक्ट बैन हो गया है. According to the App Annie, which tracked apps globally, PUBG was ranked first in July by revenue from customers who downloaded it from Google Play or Apple iOS in India. PUBG was at number 1 position, और उसको बैन करेंगे तो definitely it's going to affect the revenue of Tencent like companies. और जैसा कि आप देख सकते हैं कि Google से भी ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करती है Tencent फ्रॉम इंडिया. तो इंडिया, इट मीन्स इंडिया इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर टेंसेंट, और वहाँ पर उसका प्रोडक्ट बैन होना, इट्स डेफिनेटली हैव द इम्पैक्ट ऑन दैट कंपनी.
अब देख लेते हैं some other news clips. Remdesivir price may rise after Gilead get approval from US FDA. So the prices of key drugs, especially for the treatment of COVID-19, may increase when Remdesivir will get the full-fledged approval from US drug regulator, that is FDA. तो इंडस्ट्री सोर्सेज का ये कहना है कि अभी तक जिलेट को फुल फ्लेज अप्रूवल नहीं मिला था यूएस एफडीए से. अगर यूएस एफडीए से जिलेट को फुल फ्लेज अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद रेमडेसिविर के प्राइसेस राइज कर सकते हैं. अब अभी तक अगर फुल अप्रूवल नहीं मिला था तो उसका प्राइस से क्या लेना था, उसका प्राइस से ये लेना देना था कि अभी तक फुल अप्रूवल नहीं मिला था, पूरा पेटेंट नहीं हुआ था. तो जो जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स थे इंडिया में, इंडिया इज़ वेरी फेमस फॉर जेनरिक गुड्स और जेनरिक ड्रग्स. तो जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स थे, दे वर मेकिंग एंड सेलिंग द रेमडेसिविर इन इंडिया अंडर अ वॉलंटरी लाइसेंस एग्रीमेंट एंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी रॉयल्टी टू द इनोवेटर. तो अभी तक क्योंकि फुल अप्रूवल नहीं मिला था, फुल पेटेंट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जो जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कोई रॉयल्टी पे नहीं करनी पड़ रही थी जिलियड को. अगर जिलियड को ये फुल अप्रूवल मिल जाता है तो इन दैट केस जो जेनेरिक मैन्युफैक्चरर होंगे दे हैव टू पे द रॉयल्टी टू द इनोवेटर. एंड हु इज़ द इनोवेटर? दैट इज़ जिलियड, जिसने रेमडेसिविर बनाई है. तो अगर उन्हें रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी इनोवेटर को तो डेफिनेटली द प्राइस ऑफ द ड्रग विल इंक्रीज. और ये कंट्रोवर्सी हमेशा से चलती आई है कि जो ड्रग के केस में, फार्मास्यूटिकल के केस में जो इनोवेटर होता है वो प्राइस डिक्टेटर भी बन जाता है कई बार. तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटी दी जाए या इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटी दी जाए. अगर इंडस्ट्री जो कि इनोवेट कर रही है, जो अपने इन्वेस्टमेंट लगा रही है, अगर उसको इनोवेशन, उसके R&D का रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो दे विल नॉट डू एनी शॉर्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो आगे वैक्सीन डेवलपमेंट, ड्रग डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. और अगर सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स की बात करी जाए तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्रग्स को एज पर द इनोवेटर और एज पर द कंपनी और एज पर द फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन उनके अकॉर्डिंग प्राइस रखने लगेगी, क्योंकि वो उन्होंने R&D किया है कई सालों तक. उन R&D के बाद उन्होंने R&D में उन्होंने इतना पैसा लगाया, उसके बाद उन्होंने उसकी मार्केटिंग करी, तो बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है. तो वो डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉफिट चाहेंगे. और ज़्यादा प्रॉफिट चाहेंगे तो जो ड्रग्स होगी, इसेंशियल ड्रग स्पेसिफिकली जस्ट लाइक कोविड-19 जिसकी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके प्राइस वो अपने अकॉर्डिंग रखेंगे. तो हो सकता है कि बहुत लार्जर सेक्शन सोसाइटी में ऐसा हो, स्पेशली डेवलपिंग नेशन जैसे इंडिया में, जिनके लिए वो ड्रग अफोर्डेबल ना हो. केवल एक जो हायर सेक्शन है, जो हायर इनकम ग्रुप है, वो ही केवल उस ड्रग को अफोर्ड कर पाए. तो इसके लिए इंक्लूसिविटी नहीं आएगी. बहुत सारा जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसके लिए इसेंशियल ड्रग्स भी अफोर्डेबल नहीं होंगी. दैट इज़ वाई दिस क्लैश ऑलवेज हैपन. इसीलिए जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा कतराती हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको उनके जो उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होता है, जो पेटेंट किया होता है, कॉपीराइट्स, उन सब की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि इमीडिएटली इंडिया में जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो उसको कॉपी कर लेते हैं और सस्ते रेट पे वो ड्रग मार्केट में उसकी रिप्लेसमेंट या डिफरेंट सॉल्ट कॉम्पोजिशन के फॉर्म में वो मार्केट में आ जाती है. अभी तक रेमडेसिविर के केस में क्या था कि रेमडेसिविर को जिलियड ने इनोवेट किया था, आप ये कह सकते हैं इन्वेंशन किया था उसका, लेकिन अभी तक रेमडेसिविर को कोविड-19 की थेरेपी के रूप में अप्रूवल नहीं मिला था, फुल फ्लेज अप्रूवल नहीं मिला था कि वो कोविड-19 की ड्रग है. अगर ये अप्रूवल US FDA से मिल जाता है रेमडेसिविर और जिलियड को, देन इट इज़ गोइंग टू हैव द इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस ऑफ रेमडेसिविर इन इंडिया एज वेल. तो अब गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करेगी, कैसे रेमडेसिविर के प्राइसेस को मेंटेन करेगी, दैट इज़ अनदर सिचुएशन फॉर गवर्नमेंट. आज की न्यूज़ ऑफ द डे, स्टार्टअप लोन्स अप टू 50 करोड़ नाउ अंडर प्रायोरिटी सेक्टर. तो इस न्यूज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे. जो रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस आई हैं उनको भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे. दिस कुड कॉन्स्टिट्यूट द प्रोबेबल क्वेश्चन इन टू योर अपकमिंग एग्जाम्स. All these are the references. You can follow me on Telegram, Twitter, ResearchGate and on Facebook. That's all for today, student. If you have any query, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.